हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनिट में आपका स्वागत है। और आज हम इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस का यूनिट 4 देखने वाले हैं, जिसमें वन शॉट देखेंगे पूरा का पूरा। इससे पहले मैं आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के वन शॉट प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो अगर नहीं देखे तो एक बार उनको भी देख लें, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है कि CS और IT दोनों में कॉमन है फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं और जो IT ब्रांच के हैं वो दोनों इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 वन शॉट, जिसमें हम देखेंगे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखते हैं चलिए। और सबसे पहले मैं आपको उसके थोड़े से टॉपिक समझा दूं, ठीक है। मतलब कौन कौन से हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो यूनिट 4 की अगर बात करें तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कि फोकस ऑन इंडियन इनिशिएटिव एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सिटीजन, ठीक है, ये टॉपिक्स है। दूसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ केस स्टडी टू हाईलाइट बेस्ट प्रैक्टिस इन मैनेजिंग ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये टॉपिक्स भी बड़े अजीब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बट कोई नहीं, सबको देखेंगे, ठीक है। और एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे कैसे लिखना है वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। उसके बाद है विजिट टू लोकल ई गवर्नेंस साइट। जो लोकल ई गवर्नेंस साइट होती है उनको आप देख सकते हैं, जैसे आपने कुछ देखी भी होंगी, जिसमें CSE, ई सेवा, पासपोर्ट ऑफिस, या फिर सॉरी पोस्ट ऑफिस, या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, मतलब सरकार की जो वेबसाइट है जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, मतलब जो ऑनलाइन वर्क के लिए सरकार जो वेबसाइट का यूज करती है, सॉफ्टवेयर का यूज करती है, उनको भी विजिट करके देखेंगे हम। उनको थोड़ा सा देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, ठीक है। और बाकी का जो इसमें थ्योरी है वो हम देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई समय गवाए। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं भाई कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट होता क्या है। उसके बाद जो इसमें आपको ये जो टॉपिक दे रखे, ठीक है, पहले चैप्टर का नाम क्या है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। तो पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट होते क्या है। उसके बाद ये फोकस ऑन इंडियन इनिशिएटिव, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है क्या। तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आर गवर्नमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल भाई। जो ई देखिए ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ही कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आर गवर्नमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है। डेट यूज टेक्नोलॉजी टू डिलीवर पब्लिक सर्विस डिजिटली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल। मतलब जब सरकार किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर अपनी पब्लिक सर्विसेज को अगर पब्लिक तक डिलीवर करती है, और किसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, मैनुअली के स्थान पर। मतलब जो जैसे देखिए पहले क्या होता था, सारे काम मैनुअली होते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक तक वो सारी सेवा पहुंचाई जाती हैं। जो भी नई नई योजनाएं निकलती हैं या नई नई कुछ भी कोई सरकार प्रोजेक्ट बनाती है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। और जैसे पहले क्या होता था, मैनुअल होते थे भाई, पेपर वेस्ट होते थे, अब पेपर वेस्ट नहीं होते, ठीक है। मतलब पेपर वर्क खत्म हो गया भाई, हम इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटली क्या करते हैं, सारी चीजें पब्लिक तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे एक बार हिंदी में देख लें इसको कि ई गवर्नेंस परियोजना सरकारी कार्यक्रम है, बिल्कुल भाई, जो मैनुअली या कागज आधारित प्रणालियों के बजाय सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल रूप में, कैसे, डिजिटल रूप में प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करेंगे भाई। देखिए अगर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करेगा, सारी की सारी जितनी भी पब्लिक सेवाएं होंगी वो डिजिटली रूप से डिलीवर की जाएंगी, या कहाँ पर, सिटीजन पर, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लें इसमें कि दीज प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं सिटीजन्स को एक्सेस वेरियस सर्विसेज, बिल्कुल बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्रॉम होम, देखिए फ्रॉम होम विदाउट विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में जाए बिना, आजकल आप देखते हो सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको अगर, मतलब आपको गवर्नमेंट ऑफिस जो विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे क्या कर सकते हो, अपने सारे काम को ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे काम हो गए, जैसे आपके, जैसे आपका पासपोर्ट बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको सरकार की तरफ से, तो अब आप ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये परियोजना नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में गए बिना घर से ही सेवा लाभ उठाने में मदद करती है, बिल्कुल ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे।
कुछ मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट समझ लेते हैं कि कुछ सरकार के कुछ, देखिए आपको पहले से भी शायद आपने सुने होंगे, बट कोई नहीं, देखिए अगर एग्जाम में आएगा तो आपको वहाँ बताने पड़ेंगे, तो इसलिए कुछ आपको पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ इंडिया में, तो सबसे पहला क्या है भाई, आधार। आधार प्रोजेक्ट जैसे आप जानते भी हो भाई, आजकल हर इंसान पर, भारत के हर इंसान पर क्या है, आधार कार्ड है अपना, जिसमें वो क्या है, यूनिक आईडी है, जिससे पता चलता है उसकी यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है हर इंसान का, ठीक है। अब कोई भी हो, अब देख छोटे बच्चे होते हैं उनका भी आधार कार्ड बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेड बाय यूनिक, देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको क्या बनाया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और इसमें अगर बात करें तो जो प्रोवाइड करता है 12 डिजिट, देखिए 12 डिजिट का होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, और ये यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है, 12 डिजिट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 12 डिजिट का होता है। अगर आप आधार प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 12 डिजिट का होता है। ये किसने बनाया है, UIAI, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, संस्था है ये, ठीक है। और यूज हो जाता है कहाँ पर भाई, अब देखिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप बैंक अकाउंट जाएंगे, यूज होगा, LPG सब्सिडी चाहिए, बैंक आधार कार्ड चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मतलब जहाँ कहीं भी आजकल हर क्षेत्र में आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, मतलब हर जगह आधार कार्ड का यूज किया जाता है, बिकॉज ये ऐसी यूनिक आइडेंटिटी है जो सबकी अलग अलग होती है, और ये बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है जो हर चीज में अब सरकार यूज करती है इसको। एग्जाम्पल तौर पर देखें कि लिंकिंग आधार कार्ड, अगर आप आधार कार्ड को लिंक करते हैं टू द बैंक अकाउंट से, तो टू रिसीव द गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली, बिल्कुल वही चीज़ है भाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आधार कार्ड, जैसे इसमें बोला है कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो वो आप बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। देखिए बहुत सारी चीज़ों के लिए भी आधार कार्ड ही लिंक होता है, ठीक है। अब ये समझिए आधार कार्ड ही सब कुछ है, सब इंसान की जो पहली पहचान है वो आधार कार्ड है ना, इसीलिए उस पर लिखा हुआ है कि आम आदमी की पहचान क्या है, आधार कार्ड। ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, आधार परियोजना कार्यान्वयन, मतलब, और ये यहाँ पर देखिए इसका नाम याद रखना है आपको, UIDA का नाम क्या है भाई, इम्प्लीमेंटेड, यहाँ लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। विशेषता मैंने बता दिया, 12 डिजिट का है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, कुछ और देख लेते हैं, जैसे मैं देखता हूँ दूसरा, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया देखिए, डिजिटल इंडिया सबने सुना होगा, डिजिटल इंडिया जो था वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और इसका मोटिव क्या था, इसका एम था क्या, इसका एम था टू मेक डिजिटली इम्पावर्ड, मतलब इंडिया को डिजिटली इम्पावर्ड बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए एक तरह से, ठीक है, ताकि जो हमारे जितने भी कार्य हैं वो डिजिटली किए जा सकें। जैसे आजकल आप देखते हो भाई, आजकल आप देखते हो कि आजकल मनी ट्रांजेक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिजिटली होता है, अब मैनुअली धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। अब सभी लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में पैसा पेमेंट करते हैं। आप भी जाते हो भाई, आप भी मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदती हो, ठीक है, चाहे शॉपिंग कर रहे हो, क्या करते हो, पेमेंट करते हो, मतलब ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का क्या हुआ है, डिजिटल इंडिया का ही ये क्या था एक, ठीक है। और प्रमोट ऑनलाइन सर्विसेज, देखिए जो डिजिटल इंडिया था ये प्रमोट करता है कि इसको ऑनलाइन सर्विसेज को और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। और देखिए ये डिजिटल इंडिया का जो है इसको मैं आपको बाद में बड़ा खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इसको हम सिर्फ एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी क्या है, अभी मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ, कुछ मेजर प्रोजेक्ट आपको समझा रहा हूँ। हालांकि इन प्रोजेक्ट को हम बाद में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखिए इन प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता भी है, ठीक है, पर अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी साइट पे भी जा सकते हैं। एग्जाम तौर पर अगर बात करूं मैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल देखिए ऑनलाइन, देखिए डिजिटल इंडिया की अगर बात करूं तो जब से डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया है, ये हर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका मोटिव क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट करना। ये चीज़ें हिंदी में लिखी है, डिजिटल इंडिया कार्य, और ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं तीसरा कौन सा है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, बिल्कुल ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी है, जिसका मोटिव क्या है, प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज ऑनलाइन। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज होती हैं वो उनको ऑनलाइन प्रोवाइड करना, मतलब आपकी स्टेट में अगर, सॉरी स्टेट नहीं, आपके जिले में अगर कोई भी ऐसी सेवा है जो सरकारी तरफ से दी जा रही है तो उसको आप ऑनलाइन, मतलब आप ले सकते हो। मतलब देखिए ऑनलाइन का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए ये समझ, यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, अगर आपको इनकम
सर्टिफिकेट चाहिए या आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको अपनी जो स्टेट होगी, सॉरी, आपकी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट होगी, आप उसी में अप्लाई कर सकते हो और वहीं आपका बनेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मान चलिए आप किसी स्टेट से हैं, ठीक है, मान चलिए आप बिहार से हैं और आप सोच रहे हैं कि यूपी में आके अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दें या फिर इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दें, मतलब बनवा लें, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, आपका कास्ट और आपका डोमिसाइल उसी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। या फिर मान के चलिए कि आप नोएडा से हैं, ठीक है, या आप आगरा से हैं, और आगरा से हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं मथुरा जाके अपना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट बनवा लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट बाई हर जो कार्य होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सब डिवाइड कर दिए गए हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है भाई, ये भी क्या है, ये प्रोजेक्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, शायद आपने सुना हो। और आपके जितने भी आधार कार्ड, जितने भी जो लोकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे ई प्रोजेक्ट के तहत ही, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत ही बनाए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट अप्लाई करता है ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट, बिल्कुल कर सकता है फॉर स्कॉलरशिप के लिए, तो वो स्टेट से ही क्या होगा, बनेगा आपका, दूसरी स्टेट आपका नहीं बनाएगी इसको। ठीक है, ये हो गया। और जहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में देख सकते हैं आप। बात करते हैं चौथा क्या है भाई, ऑनलाइन इनकम टैक्स सिस्टम। बिल्कुल, आप देखते हो आजकल सारा ऑनलाइन टैक्स सिस्टम, मतलब आजकल सभी लोग, जैसे पहले क्या होता था भाई, पहले क्या होता था, जो टैक्स जो भरते थे, वो क्या होता था, पहले देखिए मैनुअली क्या होते थे, पहले ऑफिस में जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब आप घर बैठे अपना इनकम टैक्स भर सकते हो। इनकम टैक्स भर सकते हो, अगर आपका देखिए, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो और आपकी इनकम इतनी है कि आपको, मतलब आपका कोई बिजनेस है और आपको लगता है कि हमें इनकम, मतलब टैक्स देना चाहिए, तो आप ऑनलाइन घर बैठे दे सकते हो। आपका जीएसटी नंबर होगा, ठीक है, और आपका जो सारी चीजें होंगी, सरकार आपको घर बैठे क्या कर देगी, पूरी सर्विस प्रोवाइड कर देगी। तो मैनेज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जो मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। देखिए ऑनलाइन जो इनकम टैक्स सिस्टम है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही क्या करेगी, उसको मैनेज करेगी। और सिटीजन कैन फिल इनकम टैक्स आईसीटीआर, ऑनलाइन कर सकता है वो। ठीक है, नो नीड टू विजिट, आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है टैक्स भरने के लिए। हालांकि आप जा भी सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस वाली सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब आपको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर आप इच्छा नहीं है ऑफिस जाने की, तो आप घर बैठे भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। और ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑनलाइन आयकर प्रणाली प्रबंधन आयकर विभाग द्वारा होता है और नागरिक ऑनलाइन मतलब भर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई ई हॉस्पिटल। भाई ई हॉस्पिटल भी क्या है, आपका एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और इसमें बुक डॉक्टर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं लैब रिपोर्ट, मतलब। अब देखिए ई हॉस्पिटल जो है, वो भी एक प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस का, जिसके तहत जितने भी जो आपके सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सारे के सारे इसी के तहत आ जाते हैं। मतलब वहां से आप सबको मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब देखिए प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, वहां से भी आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपका ऑनलाइन सिस्टम से थोड़ा सा अवेयरनेस है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है तो आप ये करोगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए भाई। आप बुक कर रहे हो, मान चलिए आप बुक कर रहे हो आप, ठीक है, बुक कर रहे हो, तो आपको अपॉइंटमेंट अगर चाहिए, तो आपको वो सारी जो हॉस्पिटल वेबसाइट होगी उस पर जाना पड़ेगा, तो उस पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कहते हैं ना कि घर बैठे ही लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है तो इतनी बजे से है, तो आपने क्या किया, घर बैठे ही आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अगर आपने जो टाइम दिया, अगर वो स्लॉट खाली होगा, मतलब वो टाइमिंग पर डॉक्टर फ्री होंगे, तो आपको अप्रूव कर देंगे कि हाँ आप आ जा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो वो आपको मना कर देंगे, फिर आप कोई दूसरी डेट पे देखोगे। तो आप ऑनलाइन भाई ये भी होता है, ठीक है, ऑनलाइन या जो हॉस्पिटल उसका प्रबंधन पूरा सारी चीजें कर सकते हैं। सिक्स क्या है भाई, कॉमन सर्विस सेंटर, बिल्कुल सीएससी केंद्र जो होते हैं, जो मैनेज करते हैं सीएससी, ई गवर्नेंस सर्विसेज, जो ई सरकार की जो सर्विसेज होती है, ई सर्विसेज होती है उन सबको, इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सर्विसेज इन रूरल एरिया में। जो ग्रामीण एरिया होते हैं, जैसा आप देखते हो ना, कि ग्रामीण एरिया में आपके जनसेवा केंद्र खोल जाते हैं। आजकल क्या है कि आजकल अब गांव में भी आप अपना कोई जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार क्या देती है, परमिशन देती है कि आप अपने गाँव में भी खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब गाँव वालों जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको कहीं जाना ना पड़े, वो अपने गाँव में बैठ कर ही अपने पास वाली जो भी शॉप है, ठीक है, क्योंकि देखिए सीएससी केंद्र जो होता है, ये हर किसी को अथॉरिटी नहीं होती है, इसकी अथॉरिटी लेनी पड़ती है। जैसे आपने सुना भी होगा, जन सेवा केंद्र पर आप जाते हो भाई,
ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा। और ये हेल्प करता है पीपल को डू डोंट हैव इंटरनेट एक्सेस। देखिए आपको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो है, ये संस्था है, आपको आप देखिए जो डिजिटल काम करना है आप खुद से नहीं करेंगे, आप इनसे करवाओ, CSC केंद्र से, मतलब सेंटर से, कॉमन सर्विस सेंटर। तो विलेज अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं भाई, हर चीज अप्लाई कर सकते हैं जो सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स। और आपको जो इंटरनेट जरूरत नहीं है, वो जो जो खुला हुआ CSC केंद्र, वहां पर आप जाएंगे वो अप्लाई करेगा। ठीक है, और ये यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है आपका। साथ में GST पोर्टल, भाई GST पोर्टल के बारे में सुना होगा, हालांकि अभी तो आपने देखा, अगर आपको बिजनेस नहीं है तो आप GST क्यों भरोगे। अगर आपका बिजनेस आपके जान पहचान किसी का होगा तो उनके पास GST नंबर भी होगा, वो अपने GST भी भरते होंगे। हालांकि हर इंसान GST देता है, लेकिन हम लोग हैं, हम भी GST देते हैं, बट हमारा क्या होता है GST का, हमारा क्या होता है भाई, हम जो वस्तुएं होती है उन पर हमारा टैक्स लग जाता है। मतलब हमें अलग से कोई फॉर्म में अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान चलिए आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं, तो आपके जो मोबाइल का जो जो कॉस्ट होगा उसी में इंक्लूड करके दुकान वाला आपसे GST ले लेगा। मतलब आपसे कोई फॉर्म नहीं भराया जाएगा, डायरेक्ट आपसे क्या ले पैसा ले लिया जाएगा GST का, जो भी बनेगा 18% जो भी होगा। लेकिन जो दुकान वाला होगा उसके पास GST नंबर होगा, वो GST भरेगा सरकार को। ठीक है, वो पूरा ऑनलाइन पेमेंट करेगा सरकार को अलग से। तो ऑपरेट होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क द्वारा। ठीक है, और जिसमें बिजनेस फाइल GST रिटर्न ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम है ये, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, तो जैसे कि मान चलिए कोई शॉपकीपर है, तो मतलब जो दुकानदार है वो मंथली क्या करते हैं, अपना GST रिटर्न करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी है, GST पोर्टल संचालक गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो जिसके द्वारा क्या होता है, इसको ऑपरेट किया जाता है। व्यवसाय ऑनलाइन GST रिटर्न दाखिल कर सकते हैं आप, और दुकानदार द्वारा मालिक जो, देखिए अगर आपकी शॉप है और आपको लगता है कि आपका GST के दायरे में आता है, तो आप GST दोगे भाई यहाँ पर। ठीक है, एडवांटेज की अगर बात करें भाई ई गवर्नेंस की, तो भाई कौन कौन सी एडवांटेज है, तो पहला है टाइम बचता है, बिल्कुल भाई। रिड्यूस पेपर वर्क, बिल्कुल पेपर बचता है इससे। ट्रांसपेरेंट रहती है बिल्कुल, आपको सारी चीजें, करप्शन की कोई उम्मीद नहीं। 24/7 आपको अवेलेबिलिटी है, कभी भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। रिड्यूज है करप्शन, आप देखिए करप्शन तो रिड्यूज हो ही जाएगा, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा या कुछ भी आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगता। और यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी है भाई, ई गवर्नेंस के लाभ, बचत, समय की बचत, कागज की कार्रवाई में कमी, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी, और 24/7 और भ्रष्टाचार में कमी। ठीक है, चलिए, और डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। तो रिक्वायर इंटरनेट, आपको इंटरनेट जरूरत है भाई, ऐसा नहीं कि आप बिना इंटरनेट के आप उसको यूज करोगे। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, बिल्कुल भाई रिस्क तो रहता ही है भाई, मान चलिए कोई ऑनलाइन डेटा है तो हम रिस्क तो रहेगा ही। डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल भाई रूरल एरिया में मान चलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किसी के पास टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है, या मान चलिए इंटरनेट नहीं है, या कंप्यूटर्स नहीं है, या मोबाइल्स नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में। तो ये भी एक डिसएडवांटेज माना जाता है। अगर आप ई गवर्नेंस का अगर कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास सारा जो डिजिटल डिवाइसेस होती है वो होनी चाहिए, इंटरनेट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका अगर नहीं है तो फिर आपके लिए क्या, एक नुकसानदायक हो जाता है, मतलब एक हानिकारक है आपके लिए। ठीक है, तो इनकी क्या रिक्वायरमेंट है ये, और ये बहुत सारी होती है। ठीक है, ये इतनी काफ़ी है। और यहाँ पर जैसे इंटरनेट की आवश्यकता, साइबर सिक्योरिटी का जोखिम रहता है, और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल की अशिक्षिता होती है, जो कि तकनीकी जानकारी के अभाव में लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। बिल्कुल, गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इनको पता ही नहीं होता है कि सरकारी ई गवर्नेंस में क्या प्रोजेक्ट निकला है, क्या लाभ है इसका, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, जो है फोकस ऑन इंडियन इनिशिएटिव एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सिटीजन। तो देखते क्या है भाई, तो अगर मैं बात करूँ तो इंडियन हैज लॉन्च्ड सेवरल मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव अंडर प्रोग्राम लाइक डिजिटल इंडिया, which aim to transform Indian India into digitally empowered society and knowledge incoming, सॉरी, इकोनॉमी। तो जो इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो आप देखते हो आजकल उसने क्या लॉन्च किया है, कुछ ऐसे मेजर प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव, ठीक है, जो अंडर काम करते हैं किसके, डिजिटल इंडिया के। अब देखिए जितने भी आजकल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके, ठीक है, एक तो प्रोजेक्ट वो था आपका NEGP। आप जो इस समय के जितनी प्रोजेक्ट हैं वो डिजिटल इंडिया के तहत क्या करते हैं, सारे काम करते हैं। अगर आप देखिए आजकल आप देखते हो कोई भी, देखिए कोई भी आपको ई गवर्नेंस की साइट खुलना, उस ई गवर्नेंस साइट पर आप देखेंगे कि वहाँ पर डिजिटल इंडिया का लोगो मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि डिजिटल इंडिया के तहत ही क्या होते हैं, अब सारे के सारे आपके जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं वो उसके अंदर
काम करते हैं। बिकॉज देखिए पहले एनजीपी था, अब डिजिटल इंडिया का नया प्रोजेक्ट है जिसके तहत सारे के सारे वर्क करते हैं। जिनका एम क्या है, इनका एम है कि इंडियन मतलब जो जो भी सर्विसेज हैं उनको डिजिटली ट्रांसफर किया जाए, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है। जैसे एक बार हिंदी में देख लें इसको, कि भारत ने डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के तहत कई प्रमुख ई गवर्नेंस पहल शुरू की है। देखिए जब डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था तो उसी समय बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई थी कि ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, मतलब ई गवर्नेंस मतलब लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, जिसका उद्देश्य था कि डिजिटल रूप से सशक्त। अब देखिए डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य तो यही था कि भारत क्या है, डिजिटली सशक्त बने, मतलब समाज डिजिटल इंडिया का यूज करे, मतलब डिजिटली अपना सारा काम करे और ज्ञान आधारित व्यवस्था भी में बदलाव हो। देखिए अब सभी लोग अगर ऑनलाइन काम, ऑनलाइन अपना वो सारा फॉर्म वगैरह करेंगे तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस भी होती है। जैसे बात करें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। कब किया गया था, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो डिजिटल इंडिया था इसका फोकस किस पे था भाई, इसका पहला फोकस था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज द कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, मतलब हर सिटीजन के लिए डिजिटल इंडिया को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, यूज किया जा सके। दूसरा क्या था, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, जो सरकार की जो सर्विसेज हैं वो सारी सारी डिमांड पर आनी चाहिए, मतलब जो डिमांडेड है उसके अकॉर्डिंग। और डिजिटल इम्पावर्ड ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन है वो डिजिटली इम्पावर्ड बने, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट अगर बात करें, इम्पैक्ट देखिए डिजिटल इंडिया फोकस की थी। अब इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट क्या था कि ऑनलाइन ऑनलाइन एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, रिड्यूस द नीड टू विजिट द गवर्नमेंट ऑफिस, ये इसका मेन मोटिव था कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना सारे काम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना और रिड्यूस करना करप्शन को, ये भी इसका मोटिव था, इससे इफेक्ट पड़ा इस पर। और फास्ट सर्विस, सर्विस फास्ट हो चुकी है, सर्टिफिकेट हो या कोई लाइसेंस हो या सब सब्सिडी हो, अब क्या होती है, अब बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, मतलब कम समय में आपकी सारी सेवाएं मिल जाती हैं पहले की अपेक्षा। इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल भाई रूरल और अर्बन, वो तो जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसी को मैंने हिंदी में भी लिखा है, अब टेंशन की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। तो जो आपको हिंदी में अच्छा लगे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में अच्छा लगे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बात करें भारत सरकार 2015 में शुरू किया गया था ये डिजिटल इंडिया, और इसके केंद्रित क्या थे कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक मुख्य सुविधा के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अवसंरचना, ठीक है। और दूसरा था मांग प्रशासन और सेवाएं, ये सिटीजन्स की जो भी मांग हो उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण, बिल्कुल डिजिटली सशक्तिकरण मतलब नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली अपना सारा काम करें ताकि लोगों को अपने जो सर्विसेज हैं, सरकारी सर्विसेज उनको एक्सेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फोकस की अगर बात करें भाई, फोकस क्या क्या था इसका, सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंचने में सरल, मतलब जो कार्यालय होते हैं उनको चक्कर लाने की जरूरत नहीं है, कम हो सके। बढ़ी हुई पारदर्शिता, बिल्कुल पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना। सेवाएं जैसे कि मान चलिए प्रमाण पत्र, बहुत सारे लाइसेंस हैं, ये सारी चीज़ें तेजी से वितरण होना। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेहतर डिजिटल चारकता बढ़ाना, मतलब सभी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो शहर से हो चाहे ग्रामीण से हो। और दूसरा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे आप यूपीआई आपने सुना होगा, आजकल जितना भी पेमेंट होता है तो यूपीआई से होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अलाउ करता है इंस्टेंट डिजिटली पेमेंट वाई मोबाइल, आपके जो मोबाइल से आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो वो ट्रांजेक्शन कैसे होता है, उसका जो ट्रांजेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। तभी आप ऑनलाइन क्या कर पाते हो, पेमेंट कर पाते हो, कहते हैं ना यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, तो यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो सरकार का एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, क्या क्या सिटीजन्स को इम्पैक्ट डालता है, पहला इजी मनी ट्रांसफर, आप 24/7 कभी भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, जैसे आप देखते भी हो क्यूआर स्कैन किया और आप पेमेंट कर देते हो। प्रमोट करना कैशलेस, बिल्कुल कैशलेस इकोनॉमी, आजकल आप देखते हो अब कोई भी देखिए बहुत कैश जो हो गया बहुत कम लोग यूज करते हैं अब, ठीक है, मैक्सिमम धीरे धीरे अब ये कम होता जा रहा है, अब कैश से ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन ज़्यादा पेमेंट करते हैं।
तो प्रमोट करना कि कैशलेस इकोनॉमी, हेल्प करना स्मॉल वेंडर्स, एक्चुअली छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं या रूरल सिटीजन होते हैं वो ज्वाइन कर पाए ताकि डिजिटल फाइनेंस सिस्टम से सिक्योर एंड रियल टाइम ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सिक्योर है भाई, आप जो जिस पर पैसा सेंड करोगे पैसा वहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई भी उसको हैक कर लेगा, और रियल टाइम है भाई, जिस समय आप ट्रांसफर करोगे उसी समय जाएगा, ऐसा नहीं है कि आज ट्रांसफर किया और 2 दिन बाद आपका पैसा पहुंच रहा है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मोबाइल के माध्यम से तुरंत डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है। और क्या प्रभाव है भाई, क्या प्रभाव पड़ा है कि 24/7 आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, कैशलेस व्यवस्था छोटे विक्रेता और ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल वित्तीय प्रणाली में से जुड़ने में सहायता, और सुरक्षित और रियल टाइम लेन देन। चलिए बात करते हैं आगे डिजी लॉकर। देखिए डिजी लॉकर आपने सुना ही होगा, आजकल डिजी लॉकर जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिशियली स्टोर किए जाते हैं क्लाउड स्टोरेज पर, और आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए या सभी के लिए क्या है, अब डिजी लॉकर को क्या कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, मतलब उसको यूज कर रहे हैं। तो डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर प्रोवाइड करता है सिक्योर क्लाउड स्टोरेज, क्या कहता है, सिक्योर क्लाउड स्टोरेज। सिक्योर मतलब एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज मीन्स होता है कि ऑनलाइन आप ऐसा डेटाबेस, आपको एक डेटा दिया जाएगा जिसमें आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उन्हें क्या कर सकते हो आप उसमें सेव कर सकते हो, और आपको जब मन करे आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। और सरकार भी क्या करेगी उनको, मतलब जैसे मान चलिए आप देखिए अगर कहीं पे भी आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो एक तो मैनुअल तरीका है कि आप एक हार्ड कॉपी दिखाएं, दूसरा आप सरकार ने कर दिया है कि अब आपको हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डिजी लॉकर से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो। और डिजी लॉकर किसका प्रोजेक्ट है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। जब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है तो अब आपके इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, आप जैसे आज इसमें कोई डॉक्यूमेंट क्या करते हैं स्टोर करते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट को जो वेरीफाई करता है, हालांकि ये खुद से नहीं करता, आपको करना पड़ता है, आपका वेरीफाई होगा और वेरीफाई होकर आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट एकदम रियल है या नहीं है। अगर रियल होगा तो तुरंत एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है वो, जिस पर डिजी लॉकर के क्या होते हैं, प्रमाणता होती है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट सही है। तो अगर डिजी लॉकर ने अगर कह दिया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल है, तो आप उसको कहीं पे भी दिखा सकते हो, वेरिफिकेशन करा सकते हो। इम्पैक्ट ऑन सिटीजन की बात करें तो भाई डिजिटल एक्सेस टू ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है भाई, ठीक है, मार्कशीट है, आधार कार्ड है, अब आपको मैनुअली दिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें शेयर कर सकते हैं, शेयर करने के बाद आप उसको एक बार वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, जो डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा, और डिजी लॉकर क्या करेगा आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके बता देगा कि आपका डॉक्यूमेंट रियल है या नहीं है। अगर रियल है तो अगर रियल होने के बाद जो उसमें एक छोटा सा वेरिफिकेशन पेज भी अपलोड होता है आपके वहीं पर, तो अगर मान चलिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने उसमें डाला है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वहां से भी क्या हो जाएगा, वहां से भाई उसको वेरीफाई किया जाएगा। और जैसे आप देखते हो आजकल कि जैसे आप कहीं, मतलब मान चलिए जैसे आजकल देखते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी पुलिस वाले ने कहीं पे अगर आपको पकड़ लिया, तो आप उसको डिजी लॉकर से भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है, और उसको मानना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे हार्ड कॉपी लेगा, तो हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आपकी कोई मार्कशीट है तो मार्कशीट भी आप वहां से वेरीफाई करा सकते हो, आधार कार्ड भी। रिड्यूस, देखिए रिड्यूस नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट, भाई आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई करा सकते हो। एक्सेप्टेड बाई गवर्नमेंट, देखिए सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि डिजी लॉकर पे आपका कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और वेरीफाइड है तो उसको सरकार मानने से मना नहीं करेगी, या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट है चाहे पुलिस हो या कोई भी हो, सर सभी को क्या होगा वो मानना पड़ेगा, बिकॉज डिजी लॉकर सरकार का प्रोजेक्ट है। और एनी प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनियां भी हैं, ठीक है, मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है या मान चलिए कंपनियां हो गई, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट या कंपनी हो, वो सब क्या करेंगे डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को मानेंगी, ठीक है, उसको मान के चलेगी, मतलब अगर फिजिकल नहीं दिखाते तो उसको वहां से वेरीफाई कर लिया जाएगा, और उसको मानना पड़ेगा हर गवर्नमेंट को, और मतलब सरकार तो मानेगी, सरकार का प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को वहां पर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी वहां पर उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजी लॉकर आधिकारिक दस्तावेज के लिए सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज है, और ये आप इस पर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और इस पर स्टोर कर सकते हैं अपने सारे, और एक बार आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत ही दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, और सरकारी और निजी संस्थाओं के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं भाई। चलिए अब बात करते हैं शेयरिंग ऑफ केस स्टडी टू हाईलाइट बेस्ट प्रैक्टिस, तो इसका मतलब क्या है देखते हैं, चलिए।
सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस थ्रू इंडियन केस स्टडी। इसका मतलब क्या वो समझते हैं। केस स्टडी अगर बात करें तो देखिए इसमें केस स्टडी वन की अगर बात करें तो आधार प्रोजेक्ट, ठीक है। केस स्टडी वन मतलब आधार प्रोजेक्ट, जिसमें आप देखते हो प्रोजेक्ट क्या है भाई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने बनाया था। प्रोडक्ट क्या था, आधार कार्ड। और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, प्रोवाइड यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, सॉरी आइडेंटिटी टू एवरी इंडियन रेजिडेंट। तो इंडिया का रहने वाला जो भी इंसान है उसके लिए क्या करता है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो बायोमेट्रिक आप यूनिक आईडी है भाई, सभी को इसी से क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है। इसमें आप परियोजना भारत में हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस तो इंडियन केस स्टडी, हम स्टडी कर रहे हैं भाई जो सरकार का जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उसकी केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है भाई, इतना आप बता सकते हो। प्रोडक्ट आधार कार्ड, उद्देश्य क्या था, प्रत्येक भारतीय निवासी को एक अद्वितीय बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करना, इससे आधार कार्ड था, ठीक है। और ये यहाँ पर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेस्ट प्रैक्टिस, तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है, क्लियर विजन है इसका। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी UIDAI विद डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफाइन करती है। दूसरा क्या था, स्केलेबल, ठीक है, स्केल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर जो डिजाइन टू हैंडल बिलियंस ऑफ अथर्ड बिलियंस ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो ये सारी जो UIDAI है क्या करती है, अब देखिए एक समय में बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो उस समय क्या होगा, उसमें सभी को हैंडल करेगी, बिलियंस मतलब बहुत सारे लोग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे आप जो PPP मैंने आपको पढ़ाया था, तो पब्लिक जो प्राइवेट वेंडर है और इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है ये भी। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म बायोमेट्री एंड डेटा स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडिया। ये क्या है उसके की प्रैक्टिस है। जैसे यहाँ पर पांचवा भी एक सिक्योर डेटा प्रोटेक्शन, तो इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन API। तो देखिए इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार, कि सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टिकोण, बिल्कुल। और दूसरा क्या है, विस्तार योग्य प्रौद्योगिकी संचार। तीसरा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल, ठीक है, जो मॉडल था। और मानकीकरण, पूरे भारत में एक समान बायोमेट्रिक और डेटा मानक के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड आप आधार कार्ड लेकर आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो, आपका वो मान्य होगा। सुरक्षा भी डेटा संरक्षण, बिल्कुल इनक्रिप्शन, और उसमें सारी चीज़ें क्या होती है, ऑथेंटिकेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसे भी इसको हैक करेगा, कुछ भी करेगा। अब केस स्टडी बात करते हैं किसी दूसरे पर, जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की बात करते हैं। आधार कार्ड पर हो गया भाई, देखिए आता है केस स्टडी, तो आप कम से कम 2 या 3 बता सकते हैं वहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की, तो इसमें केस स्टडी में तो प्रोजेक्ट क्या था भाई, भूमि प्रोजेक्ट। इसमें भूमि प्रोजेक्ट में क्या था, और देखिए ये जो बनाया था वो सबसे पहले किस स्टेट ने बनाया था, कर्नाटका ने। ये कर्नाटक जो स्टेट है उसने इसको बनाया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, जितनी भी जमीन की जो भूमियाँ होती हैं, टू रिड्यूस करना करप्शन को और मैनुअल एरर को। पहले क्या होता था भाई, देखिए करप्शन का मतलब है जैसे जमीन है भाई, किसी कोई जमीन किसी के क्या करता है, हड़प लेता है। जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि अंगूठा लगाया और जमीन कोई भी किसी के नाम हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपको किसी की भी जमीन लेनी है या खरीदनी है या कोई प्लॉट या घर लेना है, तो आपको पहले उसको ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ऑनलाइन करेगा कौन, ऑनलाइन करेगी सरकार, ठीक है, सरकार करती है आपकी ऑनलाइन, और उसके लिए कुछ पेमेंट भी लेती है आपसे, कुछ पैसा भी लेती है। तो ऑनलाइन आपके नाम करेगी, और एक बार आपके अगर ऑनलाइन हो गया तो फिर आपसे उस जमीन को, इस प्लॉट को, इस घर को कोई भी छीन नहीं सकता बिना आपकी परमिशन के। कहने मतलब ये हो गया कि अब जो ऑफलाइन वाले जो सिस्टम थे, जमीन खरीदने लेने थे, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और मैनुअली एरर होता था भाई, बहुत सारी एरर्स होती थी मैनुअली। जैसे मान चलिए कागजी कार्रवाई होती थी, तो ये कागज नहीं वो कार्रवाई, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो केस स्टडी 2 की अगर बात करूँ तो इसमें परियोजना, भूमि परियोजना राज्य था कर्नाटका जिसने इसको दी। आप वो ध्यान रखना, भूमि प्रोजेक्ट तो सबसे पहले कर्नाटका ने लॉन्च किया था, उसके बाद अब पूरे भारत में उसको क्या है, पूरे भारत में उसको लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इसका नाम भूमि लेख रखा था, ठीक है, भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका ने लॉन्च किया था, लेकिन अब भूमि लेख करके क्या सारा सारा पूरे इंडिया में काम करता है ये। और इंडिया में कहीं पर भी कोई जमीन लेंगे तो आपका सारी चीजें ऑनलाइन रिकॉर्ड सेव किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए इसका यूज किया गया था। चलिए बेस्ट प्रैक्टिस की अगर बात करें, क्या था प्रैक्टिस भाई, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिल्कुल प्रोसेस री इंजीनियरिंग जरूरत थी इसमें। सिंप्लीफाई लैंड रिकॉर्ड, देखिए री इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया कि उसको हमने क्या किया,
इम्प्लीमेंट किया, मैनुअल से उसको डिजिटली ट्रांसफर कर दिया। तो सिंप्लीफाइड लैंड रिकॉर्ड प्रोसीजर बिफोर डिजिटाइजेशन। अब देखिए पहले मैनुअली था, लेकिन देखिए जो पहले जो होते थे, ठीक है, मैनुअली होते थे, उसको हमने क्या कर दिया, डिजिटाइजेशन कर दिया। क्या मतलब हो गया, सिटीजन सर्विस सेंटर बिल्कुल इजी टू एक्सेस लैंड। और आपको कोई भी जमीन का अपना कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो आप पास में जन सेवा केंद्र पर जा सकते हो, आप या फिर अपने फोन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भाई रिड्यूस कर दिया है मिडिलवेयर। आपको अगर कोई जमीन खरीदनी है तो आपको बीच में किसी भी ब्रोकर की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ओनर से खरीद सकते हो, और जो जमीन होगी वो आपकी सरकार के करेगी, डायरेक्ट आपका नाम करेगी। तो मिडिलवेयर करप्शन की कम कर दिए गए। कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल भाई, ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट स्टाफ, ये भी जरूरी है, ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है इसके अंदर। जैसे इसमें हिंदी में लिखा है यहाँ पर भाई, सर्वोत्तम अभ्यास क्या है, प्रक्रिया, संगठन, नागरिकों, सेवा केंद्र, पारदर्शिता, क्षमता निर्माण। केस स्टडी बात करते हैं रेलवे टिकट, ठीक है, रेलवे टिकट आपने देखा होगा, जो तीसरी केस स्टडी भाई हमारी। तो प्रोजेक्ट जो था आईआरसीटीसी कंट्री इंडिया ने बनाया इसको। ऑब्जेक्टिव क्या था, इनेबल ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग। आईआरसीटी जो ऐप है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, जब इसको लॉन्च किया गया था तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सके, ठीक है, अब बुकिंग ऑनलाइन हो सके, तो और होती भी है, ठीक है, सभी लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, सब लोग यूज करते हैं, और इससे क्या होता है, सभी लोग अपने घर बैठे अपने प्रोजेक्ट मतलब जो भी अपना टिकट है वो बुक कर सकते हैं। परियोजना, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हिंदी में लिखी है भाई, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी भाई, कि यूजर फ्रेंडली है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, कोई भी इसको देखिए, आप भी अगर इसको आराम से यूज कर सकते हो, आपको यूज करने में कोई ज्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्विसेज कैपेबिलिटी मतलब तत्काल सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। सर्वर स्केलेबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सर्वर डाउन होता है, सर्वर डाउन नहीं, मतलब इसको इतना स्केलेबल बनाया गया है कि एक साथ देखिए, एक साथ जब देखिए टिकट बुकिंग होती है तो जरूरी नहीं है कि उस पर बहुत कम लोग काम करें। पूरे भारत में आईआरसीटी का ही ऐप यूज किया था, और सभी लोग जितने भी भारत में जितने भी हैं, ठीक है, 150 करोड़ जनता है, तो उसमें से मान चलिए अगर 2-3 करोड़ भी एक साथ टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, मान चलिए 50-60 लाख मान चलिए, तो वो उसको हैंडल कर सकती है, इतनी उसकी कैपेबिलिटी है। ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन है, बिल्कुल ऑनलाइन आप पेमेंट भी कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। 24/7 अवेलेबिलिटी है उसमें, कभी भी आपको टिकट बुक करनी है, कभी भी 24/7 कभी भी उसका यूज़ कर सकते हो। कंटिन्यूस अपग्रेडेशन है, उस पर डे टू डे अपडेट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो आईआरसीटी जो था पहले सिर्फ रेलवे के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन उस पर आप जहाज की टिकट भी बुक कर सकते हो, होटल भी बुक कर सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं उस पर क्या अब इंक्लूड करती जा रही हैं। कंटिन्यूस का अपग्रेडेशन हो रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये बात करते हैं वाई शेयर स्टडी, स्टडी की क्यों जरूरत है भाई, क्यों शेयर स्टडी की जरूरत है, क्यों भाई। जैसे मान चलिए फोर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, जैसे आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, तो स्पेशली आईटी कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं, वो केस स्टडी क्या हेल्प करता है भाई, ये हेल्प करता है। मान चलिए आप कोई केस स्टडी का मतलब हो गया कि आप ई गवर्नेंस के किसी प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, मतलब उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है, उसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे बनाया गया, कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे आप भी वही देखा था ना कि कोई भी नई चीज़ बनाने से पहले हमें पहले ये देखना होता है कि जो चीज़ बनी हुई है वो कैसे बनी है, क्या क्या यूज़ करके बनाई गई है, ठीक है। वही उसी के हिसाब से क्या होता है, हमारी अवेयरनेस क्रिएट होती है, और उसी हिसाब से हम आगे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। तो अगर मान चलिए किसी ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट को आप केस स्टडी करते हो, उसके बारे में देखते हो क्या है कैसे है, तो उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा भाई, क्या फ़ायदा होगा, तो उसमें हेल्प करेगा क्या, अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड, आपको पता चलेगा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। भाई अगर किसी प्रोजेक्ट का सरकार का प्रोजेक्ट है उसको एक बार आप देख रहे हो क्या 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 चीज़ें बनाई गई हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया होता है कि सरकार ने कैसे बनाया, एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है आपकी। दूसरा क्या है कि लर्न टेक्निकल, आपको पता चलता है टेक्निकल चीज़ों के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। और आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस, आपको बेस्ट प्रैक्टिस का पता चलता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें ना करना चाहिए। अवॉइड कॉमन मिस्टेक, आपको जो सी देखिए, अगर आपको जो मिस्टेक्स करते हैं आईटी प्रोजेक्ट में, तो अगर आप पहले स्टडी करोगे पूरी किसी प्रोजेक्ट में, तो फिर जो कमियां आने की क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब कम चांस होते हैं आपकी गलती होने के। नेक्स्ट है कनेक्टेड थ्योरी, बिल्कुल विद द प्रैक्टिकल गवर्नमेंट एप्लीकेशन। अगर मान चलिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज को आप डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिकली, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी भी
देखिए आप मैं कहूँगा आप किसी ना किसी सरकार का कोई प्रोजेक्ट लेकर आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। स्टडी मतलब आप उसको वैल्यूट कर सकते हो, कैसे बनाया, क्या चीज़ें बनाई हैं। इससे आपकी क्या होगी, थोड़ी सी अवेयरनेस क्लियर होगी। जैसा हिंदी में भी लिखा है भाई सारी चीज़ें कि केस स्टडी क्यों साझा करें, क्यों साझा करें भाई। तो मान चलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, उनको मदद मिलती है किसमें, वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट को, कार्यान्वयन को समझने में, ठीक है, तकनीक को समझने में, सर्वोत्तम अभ्यासों को पहचान करने में, बड़े आईटी प्रोजेक्ट में सामान्य गलतियों से बचने में, और सिद्धांतों को व्यवहारिक सरकारी अनुप्रयोगों से जुड़ने में। तो केस स्टडी भाई हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। और अब बात करते हैं विजिट टू लोकल ई गवर्नेंस। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको कुछ लोकल ई गवर्नेंस को विजिट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपके में यहाँ पर दिया गया, कैसे कैसे विजिट करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको विजिट करना होगा खुद ही, आप एक बार देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं इसमें बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉमन सर्विस सेंटर, तो CSC क्या है, एक वेबसाइट है जिस पे आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो कि सरकार की क्या क्या सेवाएं हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दी जा रही हैं। तो अंडर द कॉमन सर्विस सेंटर इनिशिएटिव, और ये किसके द्वारा भाई, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा। आजकल जितने भी जो ई गवर्नेंस साइट हैं, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं, वो डिजिटल इंडिया के तहत क्या है, अब काम करते हैं। क्या क्या सर्विस मिल जाएंगी भाई आपको, इस पर सर्विस मिल जाएंगी, आप यहाँ पर आधार सर्विस मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप चाहें तो CSC केंद्र से, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर से आप डायरेक्ट आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हो, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट दे सकते हो, किसी का पेमेंट, सरकारी का जो पेमेंट होगा। बैंकिंग सर्विस भी मिल जाएगी आपको यहाँ से, और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, जो भी सरकार के जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कॉमन है भाई, कॉमन सर्विस सेंटर मतलब हो गया कि ये आपको बहुत सारी सुविधाएं एक ही जगह पर क्या कर देती है, प्रोवाइड कर देती है। जैसे अगर आधार कार्ड सर्विस बात करें तो इसके लिए अलग साइट है, ये UIDAI वो अलग है। लेकिन अगर आप CSC पे जाते हैं तो जहाँ पर आपको कॉमनली सभी को एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसकी वेबसाइट कौन सी भाई, आप वेबसाइट दे सकते हो, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट का नाम लिख दिया है कि https://csc.go.in। इस साइट पर आप जाएं एक बार और देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर हिंदी में लिखा है वही सारी चीज़ें कि कॉमन सर्विस सेंटर पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया था, और प्रदान करने की जानकारी सेवा क्या क्या है, आधार कार्ड सेवा, ठीक है, पैन कार्ड, उपयोगकर्ता बिल, जितने भी जैसे आपका पानी का बिल है, बिजली का बिल है, जो भी बिल है, आप फोन का बिल है, वो भी आप भर सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं मिल जाती हैं आपको यहाँ पर, और सरकारी प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अप्लाई करने को मिल सकते हैं। दूसरा क्या है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस अगर बात करें तो ये भी डिजिटल सर्विसेज है, ठीक है, जो इंडियन पोस्ट का, ठीक है, जो अंडर आती है इसके इंडिया पोस्ट के अंदर। इसमें क्या क्या भाई, इसमें है कि आपकी कोर बैंकिंग, बिल्कुल आजकल आप देखते हो जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, पहले सिर्फ ये टेलीग्राम, मतलब आपके जो पोस्ट होते थे, ठीक है, जो डाक सेवा जो थी वो सिर्फ क्या थी, चिट्ठियों को दर्जे तक पहुंचाने के लिए थी। लेकिन अब क्या है, अब पोस्ट ऑफिस में अब बैंक भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब पोस्ट ऑफिस को बैंक भी बना दिया गया है। इसमें आपको कोर बैंकिंग है, मतलब आप अपना पैसा जमा कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, एक तरह से बैंक बन गया है पोस्ट ऑफिस। हालांकि अभी आप पोस्ट ऑफिस वाली जो सर्विसेज थी पहले, ठीक है, जो टेलीग्राम इधर से उधर, मतलब जो चिट्ठियां होती हैं इधर से उधर जाने की, वो तो अभी भी है, लेकिन उसमें बैंक को इंक्लूड कर दिया गया है। आधार कार्ड इनरोलमेंट, बिल्कुल स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, देखिए स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग है, आपको कोई भी पोस्ट है उसको क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो, और वेबसाइट कौन सी है भाई, वेबसाइट है क्या, https://indianpost.government.in। तो इसका क्या है, इसका नाम है, आप इस बार एक बार जाएं और देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बात करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र। आप देखिए पासपोर्ट सेवा जो केंद्र है, ये भी है क्या, आप ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप क्या क्या सर्विस है भाई, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, बायोमेट्रिक हो जाएगी इस पर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और वेबसाइट की अगर बात करें तो ये आपकी मैंने वेबसाइट लिख दी है यहाँ पर, पासपोर्ट पोर्टल, सॉरी passportindia.com, सॉरी .government.in। तो ये आपकी क्या वेबसाइट है, आप इस पर जा सकते हो, एक बार देख सकते हो कि पासपोर्ट सेवा के अंदर कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं, और कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1500 2000 के आसपास आपका पेमेंट लगता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई, ये हमारा आज ये यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक्स हमने देख लिए, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे, ठीक है।
और बाकी का जो है, बाकी का एक यूनिट 5 और बचा, तो उसको भी बहुत जल्द आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और आई थिंक आप सारी वीडियोस आप पसंद भी कर रहे होंगे, और भाई वीडियोस को फटाफट से लाइक कर दिया करो, और जितने भी नए लोग हैं वो सारे लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप इसका जो यूनिट 5 है उसको भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा ई गवर्नेंस क्या है, खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।